न्यू लक्ष्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु शुभम आप सबों के समक्ष भूगोल विषय के तहत जो वन और वन्य प्राणी संसाधन का चैप्टर हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, उसी का अगला भाग इस वीडियो में मैं पूरा करने जा रहा हूं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो इन सिटू और एक्स सिटू प्रयास के तहत अलग अलग प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र का गठन किया गया है। उसी के तहत कहां पर कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर कौन सा पक्षी विहार या अभ्यारण्य है, उसकी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहा हूं। और साथ ही साथ जो भी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसको इस वीडियो में पूरा कवर करने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक इस वीडियो में हमने लिखा है भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। चूंकि अगर संख्या की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या पूर्व में 85 था, जो कि बढ़ करके वर्तमान समय में 100 से भी अधिक अर्थात 104 हो गया है। और अभ्यारण्य की संख्या जो पहले 448 थी वह बढ़ करके 516 के करीब पहुंच गया है। तो इतनी विशाल संख्या को यहाँ पर हम अगर सबका नाम लिखना चाहे तो वह संभव नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके समक्ष हमने रखने का प्रयास किया है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या अब तक एग्जाम में आई भी है, उन्हीं को हम इस वीडियो में रखने जा रहे हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के दो राष्ट्रीय उद्यान का नाम हमने लिखा है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बाघों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इस साल के मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आया था कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वह राज्य आपका उत्तराखंड है, जिसकी राजधानी देहरादून है। साथ ही साथ उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का भी निर्माण किया गया है। इसी प्रकार बारी बारी से पढ़ते चलते हैं, सबको याद करते भी चलेंगे। इसके बाद अगले राज्य की ओर चले, जिसका नाम हमने लिखा हुआ है असम। असम राज्य में गैंडा को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार एक और राष्ट्रीय इसके अलावा एक और वहां अभ्यारण्य का भी गठन किया गया है, जिसका नाम है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो असम राज्य से संबंधित आप इन दोनों तथ्यों को याद रखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, इन दोनों की स्थापना या गठन असम राज्य में की गई है। और सबसे अधिक अगर देखा जाए कि राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है, तो उसके आधार पर मध्य प्रदेश सबसे आगे है। चूंकि हमने पहले पढ़ लिया था कि मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, इस आधार पर वहां राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना भी अधिक से अधिक संख्या में की गई है। यहाँ पर हमने कुछ राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी लिख दिया है, जो क्रमशः हम देखते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और भी है, कुछ का नाम हमने आपके समक्ष यहाँ रखा है। सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, माधव और पेंच, यह 5 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। याद रखने के लिए जरूरी है आपके लिए, क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आ भी सकता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दो देखते हैं, यहाँ पर हमने नाम लिखा। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और साथ ही साथ घाना पक्षी विहार, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ राजस्थान का एक और हमने यहाँ लिखा है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य का भी गठन राजस्थान राज्य में ही किया गया है। तो राजस्थान राज्य के तहत आप इन तीनों का नाम याद रखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी विहार और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला केरल राज्य के बारे में हमने यहाँ चर्चा किया है। केरल राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश के दो जगहों का नाम हमने लिखा है, एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, जिसका गठन उत्तर प्रदेश राज्य के तहत किया गया है। आगे कुछ और की चर्चा कर ले। गुजरात राज्य के बारे में देखिए, गुजरात में बनाया गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शेर को संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अर्थात शेर के लिए बनाया गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात राज्य में है। ओडिशा की चर्चा करें तो ओडिशा में एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही साथ चिल्का अभ्यारण्य बनाया गया। चिल्का के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि चिल्का एक झील है, जो कि खारे पानी की झील है और उड़ीसा राज्य के तहत यह स्थित है। वहीं पर चिल्का अभ्यारण्य का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के तहत इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उसी प्रकार सिक्किम में कंचनजंगा, जो कि हमारे भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम भी है, उसके आधार पर सिक्किम राज्य में
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। एक हमने यहाँ पश्चिम बंगाल की भी चर्चा की है, सुंदरवन का नाम आपने सुना होगा, पिछले वीडियो में हमने चर्चा भी किया था डेल्टाई वन के तहत कि सबसे अधिक जो मैंग्रोव वन का विस्तार है उसका विस्तार सुंदरवन में देखने को मिलता है। ठीक उसी सुंदरवन में ही टाइगर के लिए अर्थात बाघ के लिए रिजर्व केंद्र भी बनाए गए हैं। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो यह तो हो गई पूरे भारत देश की बात। चूंकि हम बिहार बोर्ड के तहत मैट्रिक परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, इस उद्देश्य से हमें बिहार राज्य के भी कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की चर्चा करनी चाहिए, जो कि बार बार क्रमशः एग्जाम में आते भी हैं। तो देखिए, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, सबसे पहला हमने यहाँ नाम लिखा है संजय गांधी जैविक उद्यान। आपने सुना होगा पटना में चिड़ियाघर स्थित है, उस चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है कि पटना स्थित चिड़ियाघर का नाम लिखे या बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखे, अन्यथा संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है, बिहार की राजधानी पटना में, और ये पूरे बिहार का मात्र और मात्र एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने बिहार राज्य का है। इसके अलावा गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, बेगूसराय जिला में कांवड़ झील अभ्यारण्य और दरभंगा में कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार का भी गठन किया गया है। यहाँ आपको मैं बताना चाहूंगा कि कांवड़ झील अभ्यारण्य और कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार प्रवासी पक्षियों के लिए बनाया गया अभ्यारण्य है। साथ ही साथ बिहार के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में बनाया जिला स्थित है पश्चिमी चंपारण, जहां वाल्मीकि नगर बाघ अभ्यारण्य का गठन किया गया है ताकि वहां बाघों को संरक्षित किया जा सके। जैसा कि अभी हम लोगों ने भारत और बिहार राज्य के अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में अध्ययन किया, अब उसके आगे उसी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के अलावा कुछ प्रजनन केंद्र का भी निर्माण हमारे देश में किया गया है। इसीलिए यहाँ हमने प्रजनन केंद्र की भी व्याख्या कर दी है कि प्रजनन केंद्र क्या है। प्रजनन का अर्थ आप जानते हैं, अपने जैसे जीव जंतुओं को जन्म देने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है, और इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए हमारे देश में जगह जगह पर केंद्र बनाए गए हैं। क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं या प्रजातियां हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है, जिसे हम संकटग्रस्त वन्य प्राणी के नाम से भी जानते हैं। तो उनकी संख्या को बरकरार रखने के लिए, उनकी संख्या में वृद्धि लाने के लिए, उन्हें उपयुक्त माहौल प्रदान करने के लिए कुछ विशेष केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसे हम प्रजनन केंद्र के नाम से जानते हैं। कुछ प्रजनन केंद्र का हमने यहाँ पर नाम भी लिख दिया है कि ओडिशा राज्य के तहत नंदन कानन में सफेद बाघ के प्रजनन के लिए केंद्र बनाया गया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुरैना में घड़ियाल प्रजनन केंद्र की भी स्थापना की गई है। अगर हम सफेद बाघ की चर्चा करें तो पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर जो सफेद बाघ के लिए विख्यात है, और इसकी जो सबसे अधिक संख्या देखने को मिलती है वह सुंदरवन में है, जिसे हम रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। घड़ियाल की भी चर्चा कर दिया जाए कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर घड़ियाल की सबसे अधिक संख्या देखने को मिलती है। तो घड़ियाल और सफेद बाघ के प्रजनन के संदर्भ में हमने यहाँ पर दो तथ्यों को रख दिया कि मध्य प्रदेश के मुरैना में घड़ियाल प्रजनन केंद्र और ओडिशा के नंदन कानन में सफेद बाघ को संरक्षित करने के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रजनन केंद्र का निर्माण किया गया है। आगे हम एक नया टॉपिक यहाँ लिखे हैं जिसका नाम है हॉट स्पॉट्स। आप बार बार इन शब्दों को पहले भी सुन चुके हैं। अभी जिस प्रकार की स्थिति पूरे देश में या पूरे विश्व में बनी हुई है, उस संदर्भ में भी कभी कभी आपको यह शब्द सुनने के लिए मिलता होगा, हॉट स्पॉट्स। आखिर वास्तव में यह हॉट स्पॉट्स है क्या? अगर अभी वर्तमान समय की बात करें तो हॉट स्पॉट्स ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए कहा गया है कि जहां कोरोना के अधिक से अधिक पेशेंट है, अधिक से अधिक मरीज है, उन मरीजों के क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट्स कह सकते हैं, जहां से इसका संक्रमण का फैलाव अधिक से अधिक हो सकता है। ठीक उसी संदर्भ में हमने यहाँ पर हॉट स्पॉट्स क्षेत्र की बात रखी है। हॉट स्पॉट्स क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को कहा गया है जहां संकटग्रस्त जीव जंतु या वन्य प्राणी की संख्या बहुतायत देखने को मिले। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां अधिक से अधिक संख्या में संकटग्रस्त वन्य प्राणी निवास करते हों। तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने के उद्देश्य से सबसे पहले 1988 ईस्वी में
नॉर्मन मायर्स के द्वारा विशेष जोर दिया गया ताकि हम इन क्षेत्रों की पहचान कर सके, वहां पर कौन कौन से जीव जंतु ऐसे हैं जिनकी संख्या कम हो रही है। अगर हम उनको चिन्हित करते हैं तो उस पर हम विशेष या अधिक से अधिक ध्यान दे सकते हैं ताकि उसकी संख्या को हम बरकरार रख सके या बनाकर रख सके। आगे दो टॉपिक हमने यहाँ लिखा है, जैव अपहरण और जैव विविधता। तो नाम से स्पष्ट है, जैव का अर्थ होता है जीव जंतु जो कि हमारे इस वायु इस जैव मंडल के तहत निवास करते हैं। तो यह जैव अपहरण क्या है, नाम को अगर कहा जाए तो आप इसको नाम को सुनने के साथ आपको लग रहा होगा कि ऐसा हो सकता है कि कहीं से हम जीव जंतु को अपहरण करके ला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैव अपहरण कहने का अर्थ है कि हम देखते हैं वर्तमान समय में हमारे पास नई नई तकनीक है, हमारे पास ढेर सारे मशीन यंत्र है, उनके माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि कृषि के तहत उत्पादन की बात हो या पशु पक्षियों के उत्पादन की बात हो, हम हमेशा उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या को हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन करके उनके पास हम लाभ को पहुंचाना चाहते हैं। इस संदर्भ में कभी कभी ऐसा कर दिया जाता है कि जो हमारे मूल नस्ल के जीव जंतु हैं उनके आनुवांशिकी गुणों में हेरफेर की जाती है, परिवर्तन किया जाता है, बदलाव लाया जाता है ताकि वह अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सके। ऐसा करने में वो सक्षम तो हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास मूल नस्ल है उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। इसके आधार पर जो मूल नस्ल है उनकी संख्या कम हो रही है। अगर यही दर चलता रहे तो भले ही हमारे पास एक नया नस्ल तो तैयार हो जाए, लेकिन जो हमारे पास मूल नस्ल है वो हो सकता है धीरे धीरे पूरा का पूरा विलुप्त हो जाए। इस समस्या को हम जैव अपहरण कहते हैं, जो कि जीव जंतुओं की संख्या में गिरावट लाने का एक बहुत ही बड़ा जरिया है। इसके बाद अगला टॉपिक हमने यहाँ लिखा है, जैव विविधता। विविधता का अर्थ होता है विभिन्नता, कि हम अलग अलग स्वरूपों में कितने आधार पर बांट सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे नाम कि भारत विविधताओं का देश है, सही आपने सुना है, अर्थात हमारे भारत देश में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, रंग रूप के, क्षेत्र के, भाषा बोलने वाले, जिनकी सभ्यता संस्कृति अलग अलग है, वह लोग सब निवास करते हैं। उसके आधार पर हमने यहाँ शब्द लिखा है जैव विविधता, अर्थात जीवों के बीच में जो विभिन्नता देखने को मिलती है उनके आकार के आधार पर, उनके रंग रूप के आधार पर, उनकी विशेषता, गुण या स्वभाव के आधार पर वह विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। अगर हम इसको व्याख्या करना चाहे तो आप बता सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह जैव विविधता का एक विशाल भंडार है। यहाँ छोटे आकार के सूक्ष्म जीव जिनको हम अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, उन जीवों से लेकर बड़े बड़े आकार के हाथी, ब्लू व्हेल मछली और भी कई प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं। तो इन जीव जंतुओं के बीच में जो विविधता हमें देखने को मिलती है उसी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है, और यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए, हमारे मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के और भी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो नए हमारे विद्यार्थीगण हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे आई बटन को क्लिक करके आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर ढेर सारे प्लेलिस्ट भी बना दिए गए हैं जहां पर आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।